मंच पे बैठे बुद्धिजीवियों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा। फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए था, तो एक मैं भी सही। तो मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त आशुतोष जी का। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, और अच्छा है कि उन्होंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जितनी अच्छी तरह कहा शायद मैं नहीं कह पाता। लेकिन दो बातें एक आध जो रह गई वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक आम महाराष्ट्रियन नहीं जानता कि उसका धरोहर क्या है। ये मामूली धरोहर नहीं है, ये नहीं है कि हर जगह ऐसा मिल जाता है। आप देखिए मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई जिनका जिक्र किया है इन्होंने, ये उस वक्त एक माननीय, आदरणीय, एक सुपरस्टार पोएटेस थी कि जब यूरोप में कोई औरत अगर लिखती थी तो उसे एक मर्द का नाम देना पड़ता था। ये यहाँ पॉसिबल था। इवन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जगह सिर्फ जो कोडजाज हैं वो तो शायरी वारी कर लेती थी, शरीफ औरतों का ये काम नहीं समझा जाता था। ये लिबरेशन, ये एम्पावरमेंट औरत का यहाँ था। जहाँ तक संत ज्ञानेश्वर हूँ, संत तुकाराम हूँ, संत एकनाथ हूँ, पता नहीं आप लोग उन्हें कितना याद करते हैं। मुझे ये हैरत होती है कि चाहे तेलुगु अपना मराठी के अन्नभाऊ साठे हों, पीएल देशपांडे हों, विजय तेंदुलकर हों, अगर नॉवलिस्ट आप बोलिए तो नासी फड़के हो, खांडेकर हों, दलित पोइट्स हों तो दिया पवार, फिर एक फीमेल पोइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, प्रज्ञा पवार। दिया पवार तो उनके फादर थे। नामदेव ढसाल, नाम आप गिनते जाइए। पीके अत्रे, पीके अत्रे का एक पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दैनिक मराठा एक पेपर निकाला था और उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा हर महाराष्ट्रियन मुझे सिर्फ 1 रुपया देगा, मैं 2 रुपए नहीं लूंगा। और 1-1 रुपया लोगों से लेके उस पेपर को चलाया। ये 2 जगह मुझे मालूम है हिंदुस्तान में, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र, जहां कम से कम आज से 25-30 साल पहले तक तो गरीब से गरीब आदमी और एक जो मध्यम वर्ग का परिवार होता था, उसके बजट में पुस्तक का हिस्सा होता था कि ये मैगजीन लेने हैं, ये किताबें इतनी तो खरीदनी है इसमें। मुझे मालूम नहीं अब बजट चेंज हो गया है कि वही है, मगर इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते आप लोग? मैं तो इस शहर में चारों तरफ घूमता हूँ, मैंने तो इन बड़े बड़े राइटर्स के, बड़े बड़े पोइट्स के कोई स्कल्पचर कहीं देखे नहीं है, बड़े चौराहे इनके नाम पे देखे नहीं है। क्यों? ये एक ऐसा सीक्रेट क्यों है जिसे ढूंढना पड़ता है? इस पे तो आपको गौरव होना चाहिए। मगर कोई वजह है कि कुछ इस मामले में आप बहुत अंडर प्ले करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हम तो होना ये चाहिए कि अगर आदमी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है तो हर चौहे पे बड़े कलाकार का, भले बड़े संगीतकार हो। हमारे संगीत में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, साहित्य में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, और देश में आने वाले नए विचार। गेट वे ऑफ इंडिया सिर्फ वहाँ नहीं है ताज में के सामने, ये मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये गेट वे ऑफ इंडिया है। पूरा दलित मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ?
यहां से हुआ। जो नए विचार आए, दुनिया हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर एक महाराष्ट्रियन थी, कहीं है उसका स्कल्पचर, स्टैचू उसके नाम का, लोग जानते हैं उसके बारे में। आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो अब काफ़ी मैंने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अब कुछ दूसरी बातें करूं। ये क्या है, क्या पहले हमें सब भाषा और साहित्य, इनकी आज की दुनिया में इनकी क्या महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है? जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ऐसी क्या बात है भाई? अब ऐसी अगर मैं भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने चलो, हो गया काम। तो फिर ये भाषा, मातृभाषा जो है, उसके आने की क्या जरूरत है और बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा कि पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियां और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है, ये इससे बहुत ज्यादा है। भाषा आपकी पहचान है। भाषा आपका अपनी जमीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है भाषा। आप एक बच्चे को उसकी भाषा से काट दीजिए, वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने इतिहास से कट गया। अब वो कहीं का भी हो सकता है या कहीं का भी नहीं रहा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग अलग अलग भारत में ये बात करते हैं, इंग्लिश को साफ नहीं। हमको, हमारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर टंग। इसलिए कि वो दिन गए जब इंग्लिश अंग्रेजों की जबान थी, वो अब उनकी जबान नहीं है, वो अब दुनिया की जबान है। वो हर जगह समझी जाती है। और अगर आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया से कुछ रखना है, रख रखाव, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन उसके साथ आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी जड़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको आपकी भाषा ही देगी। चलिए, आपने भाषा सीख ली, तो अब ये क्या ज़रूरी है कि भाई साहित्य भी पढ़ा जाए। साहित्य में क्या बात? साहित्य में एक बड़ी अजीब बात है, वो किसी भी भाषा का हो, जो अच्छा साहित्य है वो दो बातें बताता है जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। एक बात ये बताता है कि दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे संस्कार हैं, कैसे कैसे जीने के ढंग हैं, कैसे कैसे रिवाज हैं, रीतें हैं, कितने अलग हैं। और उसी समय एक और बात भी बताता है कि दुनिया के सारे लोग कितने एक जैसे। आपकी जो सरगम है भावनाओं की, वही 7 सुर है, वो किसी भाषा में बचे, किसी दुनिया के किसी कोने में बजे, सुर 7 है। यही जिंदगी है। हम में एम्पैथी पैदा होती है, हम में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उन लोगों से जिनके शायद हम देश कभी नहीं गए, या वो अगर हमारे ही देश में है तो हम उनके घर के अंदर कभी नहीं गए। जो हिस्टोरियन है वो तो इतिहास लिखता है बादशाहों के, हुकूमतों के, राजाओं के, जंगों के। ये तो साहित्यकार है जो इतिहास आम आदमी का लिखता है। जब वो आपको एक घर की कहानी सुनाता है, ये कौन बताएगा? ये हिस्टोरियन थोड़ी बताएगा, साहित्यकार थोड़ी, ये इतिहासकार तो नहीं बताएगा, ये तो वही बताएगा। फिर आपको लगेगा कि हो सकता है इनका वर्ग अलग है, इनका धर्म अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके मुल्क में कुछ और दूसरे रिवाज है,
लेकिन इनके दुख सुख तो हमारे ही जैसे हैं। आप में इंसान से मोहब्बत पैदा होगी, आप इंसान को बेहतर समझेंगे। आप हर एक के घर नहीं जा सकते, हर कल्चर को पर्सनली जाके नहीं देख सकते, लेकिन एक अच्छा नॉवल, एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी आपको उन लोगों से मोहब्बत करा देगी जिनसे अभी आपकी मुलाकात नहीं हुई। ये है इतिहास। अब इसमें ये तो हुआ प्रोज। पोइट्री का किस्सा ये है कि पोइट्री, कमाल की बात यह है कि भाषाएं दुनिया में इसलिए बनी थी कि मैं बोलूं और आप समझें और आप बोले और मैं समझूं, लेकिन अक्सर कम्युनिकेशन में जो बाधा है वो भाषा होती है, वो दीवार बन जाती है। और इस दीवार में अगर कोई खिड़कियां हैं तो वो है अनुवाद। भाई हम तो जर्मन नहीं जानते, मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ, मैं स्पेनिश नहीं जानता हूँ, मैं इटालियन नहीं जानता हूँ, मैं रशियन नहीं जानता हूँ, लेकिन इनका मैं अगर साहित्य जानता हूँ तो थैंक्स टू इंग्लिश। अगर मैं बंगाली लिटरेचर का जानता हूँ तो थैंक्स टू उर्दू, इसलिए कि उर्दू में एक समय में सारा क्लासिकल बंगाली लिटरेचर ट्रांसलेट हुआ। ये काम बहुत सीरियसली होना चाहिए हमारी मराठी भाषा के लिए। इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताऊं, मैं तो 19 साल का था तकरीबन जब मैं मुंबई आया। मैं आया था नॉर्थ इंडिया से, यूपी। हम अपनी दुनिया में खुश होते हैं। एक कूप मंडूक कहलाता है ना, कूप मंडूक वो होता है संस्कृत में जो कुआं में रहता है मेंढक और अपने ही कुएं को पूरी दुनिया समझता है। हम में से अक्सर लोग कूप मंडूक है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक शब्द नहीं मालूम था मराठी साहित्य के बारे में, मराठी राइटिंग के बारे में। मेरे कुछ मराठी महाराष्ट्रियन दोस्त थे, मुझे ले गए, उन्होंने विजय तेंदुलकर का प्ले दिखा दिया मुझे। मैं आपसे यकीन कहता हूँ करिए कि मैं जमीन पे घुटनों के बल बैठ गया। मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, ऐसी राइटिंग मैंने नहीं देखी थी। हमारे साहित्य में ऐसी राइटिंग नहीं है जो विजय तेंदुलकर की है, कि सच को पूरी तरह से इंसान को खोल के सच बाहर निकाल दिया। ये हो तुम। इतनी बेरहमी से सच किसी ने मेरे मुंह पे मारा हो ये कभी नहीं हुआ था। तो फिर मुझे दिलचस्पी हुई, मैं प्लेस देखता रहा और हमेशा अपने महाराष्ट्रियन दोस्त के साथ जाता था। वो बराबर में बैठ के मुझे बताता रहता था क्या हो रहा है। कुछ कुछ अभी तो हम लोग इतने बरस हो गए, कुछ समझ में भी आता है ऐसी बात भी। यहाँ जो कविता सुनाई गई मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मेरी समझ में ही आ रही थी, लेकिन फिर भी ख़ासतौर से पोइट्री का ट्रांसलेशन का झंझट ऐसा है कि आप एक इत्र की शीशी लें और उसे दूसरी बोतल में कितने भी संभाल के उंडे लें, कुछ ना कुछ सुगंध को हो जाएगी। ऐसा ही है पोइट्री का ट्रांसलेशन। प्रोज हो जाती है, प्रोज बहुत अच्छी हो जाती है, पोइट्री बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग हैं जिन्हें मराठी भाषा से प्यार है वो इसे संभाल के तो रखें, लेकिन हमारी देश की अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए पीएल देशपांडे कौन है, विजय तेंदुलकर कौन है। और आज की पोइटर जो है गौरी देशपांडे हैं, सानिया है, शांता शेल्के हैं। लोग क्यों नहीं जानते उन्हें? ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जिन्होंने बताया, जिन्होंने सिखाया, जिन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे दिया। मगर हिंदुस्तान विजय तेंदुलकर और पीएल देशपांडे को ना जाने तो ये तो हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इसको हम ट्रांसलेट करें। मेरी अपने एक दोस्त से बात हुई, मैंने उनसे कहा तुम मुझे सेलेक्ट करके 50 मराठी पोएम्स दो, तुम मेरे साथ बैठना, तुम मुझे बताते रहना, मैं उन्हें पोइट्री में ही ट्रांसलेट करूंगा। मैंने ये काम रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के साथ किया, उनके गीतों के साथ। एक है अनंत, आप लोग कभी यूट्यूब पे जाके सुनिएगा। उनके जो रविंद्र संगीत है उसको ट्रांसलेट किया है टू द सेम ट्यून, जिस ट्यून में वो ओरिजिनल गाया जाता है उस पर ही ट्रांसलेट किया है। तो ये हमारा मेरे ख्याल से कर्तव्य बनता है। हम
जो आ गए बाहर से रहे, मैं तो यहाँ समझिए 55 साल से यहीं रहता हूँ, वहाँ 53-55 साल से, लेकिन मेरी कोई और भाषा है तो मेरा कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है एज अ राइटर कि मैं एक पुल बनूं मराठी और दुनिया की दूसरी जबानों के बीच में। इसलिए कि जो कुछ है आज मैं जो भी हूँ वो तो यहीं से, इसी धरती से मिला है, और कहीं जैसे मिलता भी नहीं, यहीं से मिल सकता था। अब यहाँ यह एक कवि सम्मेलन चल रहा है तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी एक कविता आपको सुना दूँ। मैं 2 तरह की कविताएं लिखता हूँ, कुछ लंबी, कुछ बहुत लंबी। तो मैं आपको बहुत लंबी नहीं सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है वक्त, समय, टाइम। कमाल की बात है कि कोई भी चीज, या हद तो यह है कि कोई भी इंसान अगर वो हमारे आसपास बहुत ज्यादा है तो हम उसे ध्यान से नहीं देखते। जो कभी कभी होता है, जो कभी कभी दिखाई देता है, उसे बहुत ध्यान से देखते हैं। लेकिन जो है, कितने लोग सोचते हैं कि समय क्या है, भाई 2 घंटे निकल गए, कहाँ निकल गए, कहाँ है अभी, कहीं यहाँ से निकल गए हैं तो कहीं तो गए होंगे, कहाँ है, और निकल क्या गया, चला क्या गया, वो क्या था, मटेरियल था, कोई चीज थी, क्या चल रहा है, इस पे ही कविता। इसमें 2 एक अनफेमिलियर वर्ड होंगे मुझे, तो मैं विश्वास करता हूँ बातचीत, पोइट्री इसलिए होती है, राइटिंग इसलिए होती है कि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो मेरी बहुत ट्रांसपेरेंट भाषा है, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक अनयूजुअल हो तो 2-4 अनयूजुअल वर्ड भी आ जाते, मैं उन्हें ट्रांसलेट करूँगा। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर के जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहां से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाकई, हादसे, तसादुम, these incidents, these accidents, these conflicts, every pain, every pleasure, every happiness, every sadness, every sorrow, every joy, ये वाकई हादसे, तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अजियत, हर एक लज्जत, हर एक तबस्सुम, इस्माइल, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो जख्म का दर्द हो कि वो लम्स, स्पर्श का जादू, खुद अपनी आवाज हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फजाएं, ये फिक्र में आए जलजले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ऑल फीलिंग्स, ऑल इमोशंस, ये जैसे पत्ते बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहां है, और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हो, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हो। इस एक लम्हे में सारे लम्हे, तमाम सदियां छुपी हुई हो, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफर में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। थैंक यू।